अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का SK एजुकेशन क्लासेस में खैर मकदम है। मैं शहज़ाद खान आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर दिल की गहराइयों से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर आफियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि आप सभी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम 12वीं जमात के निसाब गुलिस्तान अदब का आगाज़ करने जा रहे हैं। 12th क्लास में उर्दू की 2 किताबें मुश्तमिल की गई हैं, जिनमें एक किताब है गुलिस्तान अदब। गुलिस्तान अदब इसका उन्वान रखने की वजह ये रही है, गुल का मतलब होता है फूल और गुलिस्तान का मतलब होता है बागीचा। और अदब के 2 माना होते हैं। एक अदब का मतलब होता है तमीज़, जैसे बड़ों से अदब से बात करो, बड़ों का अदब करो, बड़ों से एहतराम करो। और एक अदब का मतलब होता है साहित्य। तो इस किताब का, इस निसाब का नाम है गुलिस्तान अदब, यानी अदब का बागीचा, साहित्य का बागीचा। इस किताब में जिस तरह एक बागीचे में तरह तरह के फूल सजाए जाते हैं, बागीचे को तरह तरह के मुख्तलिफ़ फूलों से, क्यारियों से सजाया जाता है, इस निसाब में भी उसी तरह मुख्तलिफ़ अदबवारों को शाया करके इस किताब को सजाया गया है। इस किताब को साहित्य का रूप देने के लिए इस किताब में साहित्य की, उर्दू अदब की कई तहरीरों को शामिल करके इस किताब को सजाया गया है, ताकि आप उर्दू साहित्य से रोशनास हो सकें। जिस तरह हिंदी में, इंग्लिश में और दीगर मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो भी ज़बानों के सब्जेक्ट विषय हुआ करते हैं, उनको 2 मोटे तौर पे 2 बड़े भागों में बांटा जाता है। जिस तरह हिंदी को गद्य और पद्य में बांटा जाता है, इंग्लिश में पोइट और प्रोज़ को बांटा जाता है, उसी तरह उर्दू को भी हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़म में बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। नज़म और नस्र इस किताब के 2 भाग हैं, इस किताब के 2 हिस्से हैं। नज़म का मतलब जिस मौजू पर, जिस विषय पर या जिस किसी बात को रब्त और तसलसल के साथ पेश किया जाए, वो होती है नज़्म। और नस्र को सादा ज़बान में यूँ कह सकते हैं कि वो मौजू या वो तहरीर जो नज़म नहीं है, वही नस्र है। यानी नस्र में रदीफ़, काफ़िया, बहर, मिसरों की कोई कैद नहीं हुआ करती। इसमें किसी भी बात को तसलसल के साथ, विस्तार के साथ, तफसीर के साथ बयान किया जा सकता है, वो होता है नस्र। नज़म के अंदर गज़ल, मरसिया, मसनवी, रुबाई और दीगर सिन्फ़ शामिल की गई है, जबकि हिस्सा नस्र में मकतूब निगारी, तनकीद निगारी, अफसाना, यादें, आप बीती, रिपोर्टाज, इंशाइया, तंज़-ओ-मिज़ा, सफ़रनामा और खाका और मुख्तलिफ़ सिन्फ़ इसके अंदर भी शामिल की जाती हैं। आपके निसाब में भी कुछ नस्र की सिन्फ़ें इस्तेमाल शामिल की गई हैं, जिनको हम बारी आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले सिन्फ़ में जो शामिल की गई है हिस्सा नस्र में, वो है आपके लिए मकतूब निगारी। मकतूब निगारी किसे कहा जाता है, मकतूब निगारी क्या चीज़ है, इसके बारे में सबसे पहले हम मुख्तसर तौर पे जानेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का सबक। निसाब के आखिर में, निसाब के जितने भी असबाक हैं, उन सभी के आखिर में कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके माना लिखे गए हैं। पर मेरी आपसे गुजारिश है कि वो जो अल्फाज माने लिखे गए हैं, वो चुनिंदा तौर पे जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, उनको शामिल किया गया है।
मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस वक्त आप ये सबक सुन रहे हैं आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें, ताकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक छोटे से छोटे अल्फाज का माना भी बताता चलूं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी मुफीद साबित होगा। शुरू करते हैं मकतूब निगारी का मुख्तसर तारुफ। मकतूब निगारी। मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब कहते हैं ख़त को, पत्र को। निगारी कहते हैं लिखने की कला को, या निगारी का मतलब कला, लिखने की कला, पत्र लिखने की कला मकतूब निगारी, खाका लिखने की कला खाका निगारी। यानी जिस किसी विधा को लिखने का जो फ़न हुआ करता है उसको निगारी कहा जाता है। और जो फ़न लिखने वाला होता है, जो उस लेख को लिखने वाला होता है, वो मकतूब निगार कहलाता है। जैसे पत्र लिखने वाला, ख़त लिखने वाला मकतूब निगार, खाका लिखने वाला खाका निगार, नावल लिखने वाला नावल निगार। इस तरह आज हमारा जो मौजू है वो है मकतूब निगारी। बाज़ अहले क़लम ने मकतूब निगारी को एक लतीफ़ फ़न करार दिया है। बाज़ अहले कलम यानी लिखने वाले, लेखक। लतीफ़ फ़न, लतीफ़ कहते हैं अच्छे को। तो बाज़ अहले कलम ने मकतूब निगारी को एक लतीफ़ फ़न करार दिया है, यानी बहुत अच्छा फ़न करार दिया है, बहुत अच्छा फ़न बताया गया है। ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीकी अदब की शान पाई जाती है। आला यानी उच्च दर्जे की, ऊंची। तख्लीक कहते हैं रचनाओं को। यानी ऐसे बहुत से ख़त हैं, तादाद यानी बहुत संख्या में, बड़ी तादाद यानी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे खतूत पाए जाते हैं। खतूत ख़त की जमा है, ख़त एक, खतूत कई सारे। खतूत ख़त की जमा है, तो ऐसे बहुत से खतूत पाए जाते हैं जिनमें आला दर्जे की तख्लीक की शान पाई जाती है, यानी बहुत उच्च रचना उसके अंदर पाई जाती है। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। मकतूब निगारी का मुखातब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातब हो सकते हैं। एक होता है मुखातिब जिसमें ज़ेर आता है, एक होता है मुखातब जिसमें ज़बर आता है, यानी सिर्फ एक ज़बर और ज़ेर का ही फ़र्क है। मुखातिब का मतलब होता है संबोधित करना। मुखातिब का मतलब होता है कि काफ़ी सारे, यानी किसी अहम शख्स को ज़ाहिर करके या उसको सामने लाकर या उसकी तरफ संबोधन किया जाए फिर बात कही जाए। जबकि मुखातब का मतलब होता है वक्ता, यानी सुनने वाले लोग। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मकतूब निगारी का मुखातब कोई एक शख्स होता है, यानी पत्र जो लिखा जाता है ये सिर्फ एक ही शख्स के लिए लिखा जाता है। जिसने पत्र लिखा है उसका पढ़ने वाला सिर्फ एक ही शख्स होता है जिसके लिए वो पत्र लिखा जाता है। जबकि अदब की दूसरी सिन्फ में, यानी मकतूब निगारी के अलावा जितनी भी सिन्फ हैं, चाहे वो नावल हो, चाहे वो इंशाइया हो, चाहे वो रिपोर्टाज हो, चाहे वो खाका हो, कोई सी भी सिन्फ आप उठाकर देखेंगे तो हर सिन्फ में जो मुसन्निफ़ ने लिखा है उसको कई सारे लोग पढ़ा करते हैं। तो उसके मुखातब बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मकतूब निगारी एक ऐसी सिन्फ है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसा फ़न है जिसका लिखने वाला, यानी जिसका लिखने वाले का, इसको लिखने के बाद उसका पढ़ने वाला सिर्फ एक ही हुआ करता है, यानी इसका मुखातब सिर्फ एक हुआ करता है। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सन्फ़ का मर्तबा हासिल हो चुका है। यानी अदीबों कहा जाता है साहित्यकारों को। जिस तरह अदब मतलब साहित्य, अदीबों का मतलब साहित्यकार, उम्दा का मतलब बेहतर, बहुत अच्छा। यानी कुछ अदीबों ने, कुछ साहित्यकारों ने ऐसे ख़त लिखे हैं कि जो मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ, यानी इसको साहित्य के अंदर भी एक सिन्फ के तौर पर शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ख़तों को इस अंदाज से लिखा गया है जैसे कोई लेखन कला हो। जबकि ख़त अमूमन तौर पे आसानी से लिखे जाते हैं। ख़त अमूमन तौर पे एक दूसरे से बातों को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है, एक दूसरे तक बातें पहुंचाने का ज़रिया है। लेकिन बहुत से अदीबों ने ख़तों को इस तरह लिखा है जैसे वो कोई अदबी सिन्फ हो।
और इसको अब अदबी सिन्फ में शामिल कर लिया गया है। उनकी इस लिखने की बेहतरीन कला को देखते हुए, पेश नज़र करते हुए इसको अदबी सिन्फ में शामिल कर लिया गया है। ऐसे खतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प कहते हैं इंटरेस्टिंग, रुचिकर, मुताला कहते हैं पढ़ने को, जानने को। तो जब ऐसे खतूत को जब अदब में शामिल किया जाता है तो उन ख़तों को पढ़ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि इससे हमें गुज़िश्ता दौर के उस वक्त के तमाम हालात को देखना आसान होता है। उस ख़त के ज़रिए उस वक्त के तमाम हालात मंज़र आम पर आ जाते हैं और हमें उस वक्त की सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। मकतूब निगारी का मुखातब कोई हो। अगर मकतूब निगारी की तहरीर में कशिश हो तो ख़त हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। अच्छे खतूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नस्र की रिवायत में गालिब, शिबली, मेहदी इफ़ादी, चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटो, मीराजी और अबुल कलाम आज़ाद वग़ैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। यानी कि मकतूब निगारी का मुखातब कोई भी हो, यानी इसको पढ़ने वाला कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मकतूब निगार ने जो तहरीर लिखी है, जो मकतूब लिखा है, जो ख़त लिखा है, उसमें अगर कशिश हो, कशिश कहते हैं अट्रैक्शन को, आकर्षण को, अगर उसमें कोई अट्रैक्शन हो तो पढ़ने वाले के लिए और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, यानी और इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ने वाले के लिए। अच्छे खतूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। अदब पारा, अदब मतलब साहित्य, और अदब पारा यानी साहित्य में लिखी हुई वो विधाएँ या वो शैलियाँ जो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से या बहुत अच्छी कद्र कीमत से जानी जाती हो, या जिनको साहित्य में बहुत अच्छी मशहूर हुई हों, मकबूल हुई हों, उन शैलियों को जिस तरह पढ़ा जाता है, जिस तरह लोग नावल्स को, जिस तरह लोग दूसरी नज़मों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करते हैं, तो अच्छे ख़त भी, अच्छे खतूत भी उसी तरह लोग शौक़ से पढ़ा करते हैं। तो अदब पारा मतलब होता है अच्छी कद्र कीमत वाली चीज़ या अच्छी कद्र कीमत वाली नज़म या नस्र। उर्दू नस्र की रिवायत में, रिवायत यानी परंपरा में, गालिब, शिबली, मेहदी उफ़ादी, चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मंटो, सादत हसन मंटो, मीराजी और अबुल कलाम आज़ाद वगैरह के खतूत नुमाया यानी स्पष्ट तौर पर, ये सारे वो लेखक हैं, वो मकतूब निगार हैं जिनके मकतूबों को अदबी सिन्फ में शामिल किया गया है। यानी इनके ख़त अदब में, साहित्य में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, इसलिए इनके ख़तों को अदब में शुमार किया गया है, उर्दू साहित्य में शामिल किया गया है। ये था मकतूब निगारी का मुख्तसर तारुफ। अब हम जानेंगे आज जो हमारा सबक है, उस सबक में जो इन सारे मकतूब निगारों में जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुए हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनको हर कोई जानता है। हर कोई से मुराद वो लोग जो उर्दू जानते हैं, उर्दू से वाकिफ़ हैं, वो लोग तो आपका नाम जानते ही हैं, पर वो लोग जो उर्दू से वाकफ़ियत नहीं रखते हैं, जिन्होंने उर्दू से कोई वास्ता नहीं है, जिनका उर्दू से कोई वास्ता भी नहीं है, वो भी आपका नाम बेहतर तौर पर बखूबी जानते हैं। वो शख्सियत है मिर्ज़ा गालिब। आपने जितनी अच्छी नज़में, गज़लें लिखी हैं, उससे कहीं बेहतर आपने खतूत लिखे हैं। आपने दोनों ही में बहुत अच्छा हाथ आजमाया है और दोनों ही में आपको बहुत बड़ा वक़ार हासिल हुआ है। तो आइए सबक शुरू करने से पहले हम जानेंगे मिर्ज़ा गालिब का मुख्तसर तारुफ। मिर्ज़ा गालिब 1797 ता 1869। मिर्ज़ा गालिब की विलादत, आपका जन्म 1797 में कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, और आपका इंतकाल 1869 में दिल्ली में हुआ था। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। आगाज़ का मतलब प्रारंभ, शुरुआत।
आपने नस्र लिखने की शुरुआत किससे की थी? फ़ारसी ज़बान से की थी। उसके बाद उनकी 3 किताबें पंच आहंग, महर नीमरोज़ और दस्तंबो काबिल ज़िक्र हैं। यानी आपने शुरुआती दौर में जो नस्र में जो हाथ आजमाया था, आपने जो नस्र लिखना शुरू किया था, वो सारे नस्र किसमें? फ़ारसी ज़बान में लिखे गए थे, जिनमें पंचाहंग, नीमरोज़ और दस्तंबो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। काबिल ज़िक्र, काबिल यानी जो ज़िक्र करने के काबिल हो, ज़िक्र करने के लायक हो, ऐसी किताबें वो ऐसी नस्र रहे हैं। पंचाहंग जो आपकी किताब है, इसमें इंशा परदाजी के कई तरह के नमूने मिला करते हैं। दूसरी नीमरोज़ है, महर नीमरोज़, इसमें तैमूर से लेकर हुमायूं तक का जो सफ़रनामा है, तैमूर से लेकर हुमायूं तक का जो काल रहा है, जो शासन रहा है, उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ इसमें मिलेगी। और तीसरी है दस्तंबो, इसमें 1850 से लेकर सन 1857 तक का जो वक्त रहा है, उस दौर के बारे में काफ़ी बातें इसमें लिखी गई है। उस दौर में जो ख़ास बातें थी वो सब इसमें लिखी गई हैं। उर्दू में भी उनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। रिसाला मतलब पत्रिका, मैगज़ीन। आपने उर्दू में जो नसर लिखी है उसमें 4 रिसाले भी मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों पर दीबाचे, तकरीज़ें और कुछ मुतफ़र्रिक तहरीरें भी लिखी थीं। मुख्तलिफ़ कहते हैं विभिन्न, मुख्तलिफ़ का मतलब होता है विभिन्न या कई तरह की किताबें भी लिखी है। आपने दीबाचे भी लिखे हैं। दीबाचे मतलब भूमिका, किसी किताब के बारे में या किसी नस्र के बारे में लिखी गई अलग से दीबाचा, उसको भूमिका या उसकी प्रस्तावना कहा जा सकता है। आपने प्रस्तावना, भूमिका भी लिखी है। आपने तकरीज़ें लिखी है और कुछ मुतफ़र्रिक तहरीरें लिखी हैं। मुतफ़र्रिक मतलब मिश्रित ढंग की मिक्स टाइप की कुछ आपने तहरीरें भी लिखी है। तहरीर कहते हैं लेख को, यानी कुछ आपने मिश्रित ढंग के लेख भी लिखे हैं। उनमें गालिब की नस्र आमतौर पर साफ़ और सादा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके खतूत हैं। नसरी कारनामा उनके क्या हैं? खतूत हैं। यानी आपने किताबें लिखी हैं, दीबाचे लिखे हैं, तकरीज़ें लिखी है और कई तरह की आपने तहरीरें लिखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो बड़ा कारनामा है वो क्या है? आपके खतूत। आपने जो ख़त लिखे वो उन सभी से, आपकी तमाम लेखन कलाओं से ऊपर हैं। गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया। बकौल हाली आपके शागिर्द हैं, अल्ताफ़ हुसैन आपका नाम था और हाली आपका तखल्लुस था। बकौल हाली, बकौल कहते हैं बात को या किसी कथन को। बकौल हाली यानी हाली के अनुसार, हाली का कथन है। ये क्या कथन है आपका? मिर्ज़ा की उर्दू ख़तो किताबत का तरीका फ़िलवाक़े सबसे निराला है। ना मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़तो किताबत में इख्तियार किया और ना उनके बाद किसी से उसकी पूरी तक़लीद हो सकी। हाली क्या फरमाते हैं? हाली कहते हैं कि मिर्ज़ा की उर्दू ख़तो किताबत, ख़त का मतलब भी ख़त होता है और किताबत का मतलब भी ख़त होता है। यानी आपके जो ख़त लिखने का जो तरीका था, फ़िलवाक़ई मतलब हकीकत में, दरअसल वास्तव में सबसे निराला था। यानी हकीकत में सबसे अलग था, हटकर जो लोग लिखा करते थे ख़त। पहले के ज़माने में जो आदाब व अलक़ाब से जो ख़त लिखे जाते थे, आपका ख़त लिखने का तरीका बिल्कुल सबसे हटकर था, सबसे अलग था, निराला था। ना मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त व किताबत में इख्तियार किया, ना मिर्ज़ा से यानी मिर्ज़ा गालिब से पहले ना तो किसी ने ऐसे ख़त लिखे हैं और ना ही उसके बाद किसी से पूरी तक़लीद हो सकती। तक़लीद का माना नकल करना या उनके जैसी नकल करने की भी किसी ने कोशिश नहीं कर पाया। जिस तरह का ख़त लिखने का अंदाज़ जो गालिब का था, वैसा अंदाज़ वापस किसी का नहीं रहा। गालिब ने मुरासिले को मुकालमा बना दिया। मुरासिला भी ख़त को ही कहा जाता है। मुकालमा यानी बातचीत, वार्तालाप। तो गालिब ने ख़त को क्या बना दिया? वार्तालाप बना दिया। जैसे कोई आम लोग आपस में एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बातें की जा रही हों। गालिब के ख़त लिखने का अंदाज़ कुछ इस तरह का था।
उनके उर्दू खतूत में उनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत दिलचस्प नक्शे सिमट आए हैं। यानी उन्होंने जो ख़त लिखे हैं, उन ख़तों के ज़रिए उनकी खुद की ज़िंदगी यानी गालिब की ज़िंदगी और उस वक्त के जो दौर रहा है, उस दौर में जो हालात रहे हैं, वो सारे हालात और उनकी दिलचस्प नक्शे यानी इंटरेस्टिंग बातें उस ख़त में सिमट आई हैं, यानी उस ख़त में मिल जाती हैं। उन ख़त में वो सारे हालात सामने रोनुमा हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ख़ास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ रोनुमा हुआ है, उसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीख़ी मवाद की हैसियत भी रखते हैं। यानी कि ख़ास तौर पर 1857 के आसपास का जो माहौल था, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो गदर हुआ था, 1857 के जो हालात थे, वो गालिब के खतूत में तफसील के साथ यानी पूरे विवरण के साथ मिल जाते हैं। रोनुमा हुआ है मतलब स्पष्ट हुआ है, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं उनके खतूत के ज़रिए। उसके पेश नज़र का मतलब उनके दृष्टि में, उस दृष्टिकोण में खतूत एक तारीख़ी मवाद, तारीख़ी मतलब ऐतिहासिक, मवाद यानी सामग्री। तो गालिब के खतूत क्या हैं? एक तारीख़ी मवाद की हैसियत रखते हैं। तारीख़ी मवाद से ये कहा जा सकता है कि आज भी कहीं खोजबीन हुआ करती है, कहीं खुदाई हुआ करती है, जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई है, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है। उन खुदाइयों में जगह जगह आपने देखा होगा, कभी सिक्के मिलते हैं, कभी शिलालेख मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि उस वक्त के हालात कैसे थे। उस वक्त के हालात को हम उन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। तो गालिब के खतूत भी कुछ इसी तरह हैं। गालिब के खतूत से मैं 1857 की और उनकी हयात के वक्त का जो माहौल था, उस वक्त का जो दौर रहा करता था, उस दौर में जो जो हालात सामने आए थे, उन बातों को उन ख़तों में पेश किया गया है। तो ये हमारे लिए एक तरह की ऐतिहासिक सामग्री है, एक तरह का तारीख़ी मवाद है, जिससे हम इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बातें जान सकते हैं। गालिब ने उर्दू खतूत के दो मजमुआ मतलब संग्रह, अवध हिंदी और उर्दू मुअल्ला, बहुत मशहूर हुए। गालिब के दो उर्दू मजमुए खतूत के, आपके ख़तों के दो संग्रह बनाए गए। वो दो संग्रह अवध हिंदी और उर्दू मुअल्ला बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं, मैंने मकबूल हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। गालिब ने जो उसलूब इख्तियार किया था, उसकी नकल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। उसलूब कहते हैं शैली को, लेखन कला को, अंदाज़ को, कि गालिब ने जो उसलूब इख्तियार किया, यानी आपने जो शैली इस्तेमाल की, आपने लिखने का जो तरीका अपनाया, उस तरीके की नकल वापस वैसा कोई भी, दोबारा वैसा कोई भी लिख ना सका। उनके जैसी नकल वापस कोई भी नहीं कर सका। उनका उसलूब, उनका लिखने का तरीका इतना अलहदा था। वाक़ई निगारी, मंज़र निगारी और जज्बात निगारी की गैर मामूली मिसालें उनके खतूत में बिखरी हुई हैं। वाक़ई निगारी, उस वक्त का जो वाक़या, कई बार आपने अपने ख़तों में वाक़ई निगारी की है, कई वाक़े आपने पेश किए हैं। मंज़र निगारी, मंज़र यानी दृश्य, उस वक्त का माहौल, उस वक्त जो घटना गुज़र रही है, उस वक्त जो घटना हो रही है, जो मंज़र उस वक्त है, उस मंज़र को अपने अल्फाज में लिखना ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी मंज़र को हू बहू इस तरह लिखा जाना कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे जैसे वो मंज़र उसकी आंखों के सामने चल रहा हो, बीत रहा हो या हो रहा हो। जज्बात निगारी, गैर मामूली मिसालें, गैर मामूली मतलब असाधारण, मिसालें यानी उदाहरण। ये सारे असाधारण उदाहरण हैं जो आपके खतूत में बिखरे हुए हैं, आपके खतूत में पाई जाती है। आपके खतूत की बहुत ख़ास बातें हैं, वाक़या निगारी, मंज़र निगारी और जज्बात निगारी, जो एक आम इंसान के लिए आसान नहीं है उसको पेश कर पाना। गालिब ने उन सभी बातों को बहुत ही बखूबी अंदाज में, लफ्ज़ों में उन सब बातों को पिरो दिया है। उसी के साथ साथ तंज़ो मिज़ाह का उनसर भी गालिब की नसर में एक ख़ास हैसियत रखता है। तंज़ो मज़ाह हास्य और व्यंग्य, और उनसर कहता है तत्व को। उनसर, तंज़ो मज़ाह का जो उनसर है, तंज़ो मज़ाह का जो तत्व, हास्य और व्यंग्य का जो तत्व पाया जाता है, ये भी एक ख़ास हैसियत रखता है। गालिब ने अपनी बातों को लिखा तो है, लेकिन एक अलग ही ढंग में कि पढ़ने वाले के लिए बहुत ही दिलचस्प साबित हो। इन सब के अलावा
गालिब के खतूत की जो सबसे ख़ास बात है वो है गालिब का मुरासिले को मुकालमा बना देना। गालिब के ख़त कुछ इस तरह लिखे गए थे जैसे दो शख्स आपस में बैठकर बातें कर रहे हों। ये गालिब के खतूत की सबसे बड़ी और सबसे अहम खसूसियत में से है, क्योंकि गालिब से पहले जो ख़त लिखे जाते थे वो बहुत आदाब और अलक़ाब से लिखे जाते थे। गालिब ने सादा ज़बान में ख़तों को इस तरह लिखा जैसे दो लोग आपस में आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। इतना सादा और सलीस उनका अंदाज़ था ख़त लिखने का। आज हम जो ख़त पढ़ने जा रहे हैं, आपके निसाब में दो ख़त शामिल किए गए हैं, जिनमें एक ख़त मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम है और दूसरा ख़त मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। इस वक्त हम चूँकि पहला सबक पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा गया ख़त, और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा गया ख़त। तो शुरू करते हैं हम आज का सबक मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम। साहब, तुम जानते हो कि क्या मामला है और क्या वाक़या हुआ है। यानी गालिब अपने दोस्त को यानी तफ्ता को लिख रहे हैं कि आप जानते हो क्या मामला हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, क्या वाक़या पेश हो गया, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आपका ख़त इतना देरी से आया। उस गालिब अपने दोस्त से ये पूछ रहे हैं कि क्या बात हो गई जो आपका ख़त इतना देरी से आया है। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के हम में तुम में मामलात महर मोहब्बत दरपेश आए। मामलात महर मोहब्बत मतलब प्यार मोहब्बत की बातें, और दरपेश यानी सामने आना। तो वो एक जन्म था, यानी बहुत पुरानी बात हो गई जब तुम और मैं क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे बीच में कई प्यार मोहब्बत की बातें रहा करती थी। हमारे सामने से कई मामले पेश, हम प्यार मोहब्बत में थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शायर कहे दीवान जमा किए, हमने साथ मिलकर कई शेर व शायरियाँ की और दीवान जमा किए। दीवान मतलब होता है गज़लों की या शायरियों की किताब को दीवान कहा जाता है। हमने कई दीवान जमा किए, कई सारी किताबें इकट्ठे की। उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे कि वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थे और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हकीर तखल्लुस था। यानी उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे। बुज़ुर्ग से कई तरह की मुराद ली जा सकती है। एक तो होता है बुज़ुर्ग काफ़ी बड़ी उम्र वाला, बूढ़ा, वो भी बुज़ुर्ग होता है। एक होता है संत, कोई पीर फ़कीर, वो भी बुज़ुर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर बुज़ुर्ग से मतलब संत ही से है कि एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था मुंशी नबी बख्श और हकीर आपका तखल्लुस था, और वो भी हमारा दोस्त दिली यानी हमारे दिल से दोस्त हुआ करते थे, बहुत ख़ास दोस्त हुआ करते थे। और हकीर आपका तखल्लुस था। तखल्लुस कहते हैं शायर अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में जो नाम रखा करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब ने अपना तखल्लुस गालिब रख रखा है, लेकिन आपका नाम गालिब नहीं है, आपका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां, आपका पूरा नाम है। इसी तरह मीर तकी मीर, उसने मीर रख रखा है, जबकि आपका नाम है मीर मोहम्मद तकी, आपका नाम है। इसी तरह हाली आपका तखल्लुस है, जबकि हाली के नाम से उन्हें मौसूम किया जाता है, जबकि उनका पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। हाली आपका तखल्लुस है। यानी शायर अपनी शायरियों में जो नाम रखा करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उनके दोस्त थे मुंशी नबी बख्श, उनका नाम तो मुंशी नबी बख्श था और उनका तखल्लुस क्या था, हकीर। नागह ना वो ज़माना रहा, ना वो अशख़ास, ना वो मामलात, ना वो इख्तिलात, ना वो इम्बिसात, बाद चंद मुद्दत की दूसरा जन्म हमको मिला। नागा अचानक, ना वो ज़माना रहा यानी अब वो पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसा ज़माना, पहले जैसे दिन नहीं रहे। ना वो अशख़ास जमा है शख्स की, शख्स यानी इंसान, अशख़ास यानी इंसानों, यानी इंसानों की जमा। ना वो पहले जैसे लोग रहे। ना वो मामलात यानी पहले जैसी बातें ना रही। ना वो इख्तिलात
इख्तिलात कहते हैं मेल जोल को, मेल मिलाप को। अब ना वो जैसे पहले जैसा मेल जोल और मेल मिलाप भी नहीं रहा, ना वो इम्बिसात, इम्बिसात मतलब खुशी, अब वो पहले जैसी खुशी भी नहीं रही। बाद चंद मुद्दत के, मुद्दत यानी वक्त के, तो बाद चंद मुद्दत के थोड़े वक्त के बाद दूसरा जन्म हमको मिला। यानी गालिब कह रहे हैं कि जब से मुझे दूसरा जन्म मिला है तो ना तो पहले जैसे लोग रहे हैं, ना पहले जैसी बातें नहीं है, ना पहले जैसा मेल जोल रहा है, ना पहले जैसी खुशी रही है जब से मुझे दूसरा जन्म मिला है। दूसरे जन्म से मुराद क्या है? 1857 के वक्त जब गदर हुआ था तो उस गदर के दौरान काफ़ी लोगों को दिल्ली से भगा दिया गया था, मार काट दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, घरों से बाहर निकाल दिया गया था, शहर से निकाल दिया गया था। उस वक्त जब शहर में कत्ल व गारत हो रहा था, उस वक्त शहर के हाल जब बहुत ज़्यादा बुरे थे, उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी अपनी जान बच पाने की। ऐसे वक्त में गालिब ने अपने आप को बचा लिया। तो गालिब ने कह रहे हैं कि मैं उस वक्त बच गया, इसका मतलब यही है कि जैसे मैंने दूसरा जन्म पाया। तो गालिब कह रहे हैं कि जब से मैंने दूसरा जन्म पाया है अब वो पहले जैसी बातें नहीं रही हैं। अगरचे सूरत उस जन्म की बाइना मिसल पहले जन्म के है। बाइना यानी हूबहू, अगरचे यानी कि शक्ल तो मेरी पहले जैसी हूबहू है, जैसा मेरा पहले जन्म में शक्ल थी वैसी ही मेरी दूसरे जन्म में भी शक्ल मेरी हूबहू है। दूसरा जन्म से मुराद कि वो 1857 के गदर में बच गए, तो वो उसको दूसरा जन्म कह रहे हैं कि मेरी शक्ल भी वैसी की वैसी है जैसी मेरी पहले जन्म में थी। यानी एक ख़त मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया, और एक ख़त तुम्हारा कि तुम भी मौसूम, मौसूम यानी जिस नाम से पुकारा जाए, ब मुंशी हर गोपाल व मुतखल्लिस बतुफ्ता हो। मुतखल्लिस जो आपने तखल्लुस रखा हो, मुतखल्लिस तुफ्ता हो। यानी कि एक ख़त मैंने भेजा मुंशी नबी बख्श को और एक ख़त भेजा मैंने आपको, यानी कि मुंशी हर गोपाल तुफ्ता को। तो मेरे पास मुंशी नबी बख्श का जवाब तो आ गया, लेकिन आप भी हो कि आपका जवाब अभी तक नहीं आया। तो कह रहे हैं कि आप भी मुतखल्लिस बातुफ्ता हो, आ जाया, और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम भी दिल्ली, और जिस मोहल्ले का, और उस मोहल्ले का नाम बिल्ली मारू का मोहल्ला है, लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। यानी वो कह रहे हैं, इस बात को एक तरह तंज वाले अंदाज में कह रहे हैं कि शहर वही है जिस शहर में पहले रहा करता था, उस शहर का नाम दिल्ली था, मैं दिल्ली में ही रहा करता हूँ। जिस मोहल्ले में पहले रहा करता था बिल्ली मारू का मोहल्ला, मोहल्ला भी वही है, मेरा एड्रेस भी चेंज नहीं हुआ है, मेरा पता भी नहीं बदला है, शहर भी नहीं बदला है। बात रही शक्ल सूरत की, तो शक्ल भी मेरी वही है जैसी मेरी पिछले जन्म में थी, मेरी शक्ल भी नहीं बदली है। जब कुछ भी नहीं बदला है तो आपका ख़त इतनी देरी से क्यों आया, आपका ख़त इतना लेट क्यों आया, जबकि मुंशी नबी बख्श का ख़त पहले आ चुका था। तो ये शिकायतन तौर पर इस बात को दोहरा रहे हैं। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता, क्या अमीर क्या गरीब क्या अहले हिरफा, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं, हनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए हैं। वल्लाह कहते हैं कसम खाने को, कहते कसम खाता हूँ कि अब इस शहर में ढूंढने को मुसलमान नहीं मिलते, यानी शहर में मुसलमान नहीं बचे हैं। क्या अमीर क्या गरीब क्या अहले हिरफा, यानी अमीर गरीब अहले हिरफा यानी मुख्तलिफ़ पेशों से मुतालिक लोग, अलग अलग पेशों में जो लोग हुआ करते हैं उसे अहले हिरफा कहा जाता है। तो क्या अमीर क्या गरीब क्या अहले हिरफा, कोई नहीं, सब के सब चले गए, यहाँ से सब शहर से बाहर चले गए। हनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हैं। हनूद हिंदू मज़हब के मानने वाले हिंदू लोग हनूद कहे जाते हैं। हनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए, यानी कुछ कुछ हनूद अब रहने लगे हैं यहाँ पर, मुसलमान एक भी नज़र नहीं आता। ये कब का दौर है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद का, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त का ये दौर चल रहा है। तो बता रहे हैं कि अमीर गरीब कोई नहीं बचा, सबके सब यहाँ से बाहर निकाल दिए गए हैं, शहर से बाहर निकाल दिए गए। अब पूछो कि तू क्यों कर मस्कने कदीम में बैठा रहा। अब गालिब
जानते हैं कि मेरी ये बात लिखने के बाद आप मुझसे क्या सवाल करोगे। तो गालिब उस सवाल को भी खुद ही करते थे, जवाब भी खुद ही देते थे। उनका ख़त लिखने का अंदाज़ यही था कि जैसे वो दो शख्स सामने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। तो उनको पता था कि मेरे इस बात को कहने के बाद अगला मुझसे क्या सवाल करेगा, तो वो सवाल भी लिख दिया करते थे, उसका जवाब भी लिख दिया करते थे। तो उनका अब सवाल हो रहा है ख़ुद से कि मुझे पता है कि जब मेरा ख़त आप पढ़ोगे तो मुझसे ये भी पूछोगे कि तू क्यों कर मस्कन कदीम में पड़ा रहा। मस्कन कहते हैं आवाज़ को, घर को, रहने की जगह को, ठिकाने को। कदीम कहते हैं पुराने को। तो कह रहे हैं कि जब मैं ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं बचा है, यहाँ पर सब लोग निकाल दिए गए हैं, सब लोग बाहर चले गए हैं, तो मैं कैसे बच गया, तू कैसे बच गया इस अपने पुराने घर में, पुराने ठिकाने पर। तो बता रहे हैं साहब बंदा, ये उनका अंदाज़ है, साहब बंदा, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में आपका लिखने का ये अंदाज़ रहा है कि साहब बंदा मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ, और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार हैं घर हकीमों के, और वो नौकर हैं राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वालिए पटियाला के। यानी वो क्या कह रहे हैं कि मैं किसके मकान में रहता हूँ, हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम। एक होता है महरूम, महरूम का मतलब होता है वंचित, एक होता है मरहूम, मरहूम का मतलब होता है स्वर्गवासी। तो यहाँ पर लिखा है मरहूम, तो मैं किसके, मोहम्मद हसन खां हकीम साहब के घर में 9-10 साल से किराए पर रह रहा हूँ, और यहाँ करीब करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार, यानी एक ही दीवार से चिपकी हुई दूसरी दीवार, हर दीवार से दीवार चिपके हुए किसके घर हैं, हकीमों के। हकीम मतलब डॉक्टरों के घर हैं। तो ये सारे नौकर हैं किसके, राजा नरेंद्र सिंह वालिए पटियाला के। पटियाला का जो बादशाह है, राजा है, ये सब उसके नौकर हैं, ऐसा ही इस किताब में लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि इन हकीमों के घर के पड़ोस में, इन हम हकीमों के घर के साथ ही एक मोहम्मद हसन खां साहब का घर है। मैं उसी घर में 9-10 साल से रह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बच गया। राजा ने साहिबाने आली शान से अहद लिया था। राजा यानी राजा नरेंद्र सिंह ने। साहिबाने आली शान, साहिबान आली शान अंग्रेज़ों को कहा जाता है, अंग्रेज़ अफसरों को साहिबाने आली शान कहा जाता है। कि राजा ने साहिबान आली शान से, अंग्रेज़ों से अहद लिया था, अहद यानी वादा लिया था कि बरवक्त गारत दहली, बरवक्त गारत दहली, बरवक्त यानी जिस वक्त, गारत यानी कत्ल व गारत, खून खराबा, कि जिस वक्त दिल्ली में खून खराबा होगा ये लोग बच रहे हैं, उस वक्त ये लोग बचे रहने चाहिए। कौन, इन हकीमों के मकानों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। भले ही आप पूरी दिल्ली में खून खराबा कर लो, लेकिन इन हकीमों के मकानों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये राजा नरेंद्र सिंह ने वादा लिया था, किससे, अंग्रेज़ अफसरों से, अंग्रेज़ों से। चुनांचे बाद फतह यानी जीत, राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं और ये शहर कहाँ। महफूज यानी सुरक्षित। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और मैं यहाँ महफूज रहा। यानी कि राजा ने ये वादा लिया था अंग्रेज़ों से कि हकीमों के मकानों का कुछ नहीं होना चाहिए। तो चूंकि मैं भी एक हकीम साहब के मकान में रहा था, इसलिए मैं भी इन मकानों में सुरक्षित रह गया, मैं भी यहाँ पर बच गया। मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। मुबालगा ना जानना यानी झूठ नहीं समझना। मुबालगा कहते हैं किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बात को कहना, जो एक तरह से किसी को यकीन में ना आए, ऐसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना मुबालगा कहते हैं। शायरियों में मुबालगा एक हुस्न ताल्लिल भी है, मुबालगा आराई जिसे कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरी बात को मुबालगा ना जानना, मेरी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर फेंक ना समझना, बहुत ऊंची ऊंची मैं फेंक नहीं रहा हूँ, बस कुछ ऐसे ही हालात हुए थे कि मैं यहाँ पर बच गया और यहाँ पर अमीर गरीब सभी लोग निकाल दिए गए, सभी लोग निकल गए। जब यहाँ पर खून खराबा हुआ, दिल्ली के हालात जब ख़राब हुए तो सब लोग दिल्ली छोड़कर चले गए और जो लोग बच गए थे उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हिरफा कोई भी नहीं है, यानी जागीरदार पेंशनदार सभी को यहाँ से निकाल दिया गया और जो बच गए थे वो खुद ही निकल गए। पहले तो खुद निकल गए, जो बच गए अंग्रेज़ों ने उनको निकाल दिया।
तो अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। मुफस्सल, मुफस्सल हाल लिखते हुए डरता हूँ। मुफस्सल यानी तफसीर से, विस्तार से, विवरण से ये बात लिखते हुए डरता हूँ। क्या लिखते डरता हूँ? मुलाजमान क़िला पर शिद्दत है। मुलाजमान, मुलाजिम कहते हैं नौकर को, मुलाजमान यानी नौकरों, किले का नौकर, किले में जो लोग नौकरी करते हैं उन पर शिद्दत है, शिद्दत यानी उन पर सख्ती है। और बाज़ पुरुष जो दारोगीर में मुब्तला हैं, बाज़ पुरुष यानी पूछताछ, दारोगीर यानी पकड़ दकड़। और अभी भी यहाँ पर लोग बाज़ पुरुष यानी पूछताछ में और पकड़ दकड़ में मुब्तला हैं, यानी उसमें फंसे हुए हैं। मगर वो नौकर जो उस हंगाम में नौकर हुए हैं और हंगामे में शरीक रहे हैं, तो ये सब लोग अभी तक पकड़े जा रहे हैं। इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की थी, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो मैं सारी बातें लिखते हुए डरता हूँ कि कहीं मेरी भी शामत ना जाए, कहीं मेरी भी पकड़ ना हो जाए कि मैं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें इधर उधर लिख रहा हूँ। मैं गरीब शायर 10-10 बरस से लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुतअल्लिक हुआ हूँ। ख्वाही इसको नौकरी समझो, ख्वाही मजदूरी जानो। इस्लाह कहते हैं सुधार को, त्रुटि सुधार को इस्लाह कहा जाता है। मुतअल्लिक यानी ताल्लुक़ रखने वाला। कि मैं गरीब शायर हूँ, अपने आप को आजिज़ी से कह रहे हैं कि मैं गरीब शायर हूँ और 10-10 साल में सिर्फ शेर व शायरी में इस्लाह करने में, पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता हूँ। अब आप समझो तो इसे नौकरी समझ लो और चाहो तो मेरी मजदूरी समझ लो, जो भी आप चाहते हो वो इसे समझ सकते हो। बाकी मैं 10-10 साल से सिर्फ शेर व शायरी की इस्लाह में लगा रहा हूँ। इस फितना व आशोब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया। फितना यानी फितना फसाद, आशोब यानी भी फितना व फसाद ही हुआ करता है। मसलहत कहते हैं पॉलिसी को, मसलहत कहते हैं किसी बात को अच्छे बुरे की समझ रख के काम करना। तो मैंने इस फितना व आशोब में किसी मसलहत में यानी अच्छा बुरा समझ के मैंने कुछ भी दखल नहीं दिया, कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। जो हुआ होने दिया, मैंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सिर्फ अशार की खिदमत बजा लाता रहा और नज़र अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल गया। यानी मैंने किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने किसी तरह की क्रांति में भाग नहीं लिया, इस वजह से मैं बचा रहा, मैं बेगुनाह रहा, इसीलिए मैं बचा रहा। मैं तो सिर्फ अपनी शेर व शायरी के काम में लगा रहा, शेर व शायरी लिखता रहा और अपने आप को बेगुनाह साबित करता रहा। इसी वजह से मैं यहाँ पर बच गया। बाकी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कत्ल व गारत में मारे गए और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। मेरा शहर में होना हुक्काम को मालूम है। हुक्काम जमा है हाकिमों की, हाकिम जिसका हुक्म चलता हो यानी बादशाह। तो मेरा यहाँ पर इस शहर में मैं हूँ, इस बात का हाकिमों को पता है। मगर चूँकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में या मुखबिरों के बयान से कोई बात पाई नहीं गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। तलबी यानी पेशी, पूछताछ। तो मेरे खिलाफ मुखबिर कहते हैं जो जासूसी करते हैं या पुलिस तक खबरें पहुंचाया करते हैं, उन्हें मुखबिर कहा जाता है। या किसी राजा तक या किसी के पूछने पर किसी की खबरें पहुंचाने वाले, गुप्त सूचनाएं देने वाले मुखबिर कहलाया करते हैं। तो यानी मुखबिरों से भी मेरे बारे में कोई बात ऐसी वैसी सामने नहीं आई, इसलिए मेरी लिहाजा तलबी नहीं हुई, मेरे लिए कोई पूछताछ नहीं हुई और मुझे अंग्रेज़ों के सामने पेश नहीं किया गया। वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए या पकड़े हुए आए हैं, मेरी क्या हकीकत थी। यानी गालिब कह रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े जागीरदारों को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो मैं छोटा मोटा आदमी कहाँ था। मुझे भी पकड़ा जा सकता था, मुझे भी तलब किया जा सकता था, मेरी भी पेशी हो सकती थी। लेकिन चूंकि मेरे खिलाफ मुखबिरों से कोई बात साबित हुई नहीं, यानी मैं कोई विद्रोही नहीं हूँ, इस बात को कोई साबित नहीं कर सका, इसलिए मेरी वहाँ पर पेशी नहीं हुई। गरज कि अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है, रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे।
यानी गालिब बता रहे हैं कि हाल जो थे, सब जो लोग थे मारे काटे गए, कत्लो गारत में मारे गए। काफ़ी लोगों खुद भाग गए यहाँ से, शहर छोड़कर चले गए कत्लो गारत का माहौल देखकर, और जो बच गए थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। पर अब मेरा हाल क्या है? मेरा हाल यह है कि अपने मकान में चुपचाप बैठा हूँ और घर से बाहर नहीं जा सकता। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, नहीं सवारी करना तो बहुत दूर की बात है, कोई मेरे पास आवे तो भी बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरे पास आवे तो आवे कौन? अब शहर में बचा कौन है कि जो मेरे पास आए? यानी शहर में सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ। घर के घर बेचिराग हुए हैं, घर के घर बेचिराग पड़े हैं। बेचिराग, घर के घर बेचिराग पड़े रहना का मतलब है, ये मुहावरा एक तरह से, कि घर के घर बेचिराग पड़े हैं, यानी घर के जो लोग हैं वह सब कत्लो गारत में मारे गए हैं। घर के काफ़ी सारे मर्द कत्लो गारत में मारे गए हैं, इसलिए घर के घर उजड़े हुए पड़े हैं। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। सियासत कहते हैं सज़ा पाने को। एक सियासत होता है, उसका मतलब होता है राजनीति, और यहाँ पर जो सियासत है उसका मतलब है सज़ा पाना, कि मुजरिम सियासत पाते हैं यानी मुजरिम सज़ा पाते जाते हैं। जर्नैली बंदोबस्त याज़दह मई से आज तक। जर्नैली का मतलब होता है फ़ौजी इंतज़ाम, फ़ौजी बंदोबस्त का मतलब इंतज़ाम। याज़दहम यानी 11 याज़दह मई से आज तक, यानी 11 मई से लेकर आज तक क्या है, फ़ौजी इंतज़ाम लागू कर दिया गया है, चल रहा है। यानी शंबा पंजम दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। यानी कि शंबा यानी शनिवार। शंबा फ़ारसी का अल्फाज है, जिस तरह उर्दू में हफ्ते के नाम होते हैं, हफ्ता, उर्दू में जो हफ्ते में के नाम हुआ करते हैं, हफ्ता, जुमा, जुमेरात, पीर वगैरह, उसी तरह फ़ारसी में शंबा, सह शंबा, चहार शंबा, ये सब फ़ारसी के वारों के नाम है, दिनों के नाम है। तो ये बता रहे हैं शंबा पंजुम यानी शनिवार का दिन है, पंजुम यानी 5 दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। बदस्तूर यानी अभी तक है, राइज है, चल रहा है। क्या चल रहा है? फ़ौजी इंतज़ाम चल रहा है। कुछ नेक व बद का हाल मुझको नहीं मालूम, बल्कि हनूज़ ऐसी उमूर की तरफ हुक्काम को तवज्जो भी नहीं। यानी मुझे तो कुछ अच्छे बुरे का हाल ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और मुझे क्या नहीं पता, बल्कि राजा महाराजाओं को भी इस बारे में कोई, हाकिमों को भी इस बारे में कोई पता नहीं है कि शहर का हाल हुआ क्या है, आखिर यहाँ पर क्या मामले और किस तरह के वाक़यात यहाँ पेश हुए हैं, उनको भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। देखिए अंजाम कार क्या होता है, यानी आखिर अंजाम क्या होता है, आखिरकार लास्ट में आखिर होता क्या है। जो कुछ अब हुआ है 1857 की जो क्रांति हुई है, इससे जो कत्लो गारत हुआ है और जो अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई है, अब देखते हैं इसका आखिरी नतीजा क्या निकलता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बग़ैर टिकट के आने जाने नहीं पाता, यानी बाहर से कोई भी शख्स आने जाने वाला नहीं है बगैर किसी इजाज़त के। यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत सख्त पहरेदारी लग गई है। तुम ज़नहार यहाँ का इरादा ना करना। ज़नहार का मतलब होता है हरगिज़, यानी तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर आ जाओ मुझसे मिलने, या किसी भी वजह से दिल्ली आने की सोचना भी मत। अभी देखा चाहिए मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। अभी देखना चाहिए कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, तो अभी रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि मुसलमानों की आबादी का यहाँ पर हुक्म होता है कि नहीं। जब तक मुसलमानों की आबादी का हुक्म नहीं होता है, तुम्हारा यहाँ पर आना मुनासिब नहीं है। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और ये ख़त दिखा देना। इस वक्त तुम्हारा ख़त पहुँचा और इसी वक्त मैंने यह ख़त लिख कर डाक के हरकारे को दिया। हरकारा मतलब पोस्टमैन। शंबा 5 दिसंबर 1857, शनिवार 5 दिसंबर 1857 ईस्वी। गालिब ने यह ख़त लिखा है। किसे? मुंशी हरगोपाल तफ्ताह, अपने दोस्त और अपने शागिर्द को। तो आखिर में लिख रहे हैं कि मुंशी साहब को मेरा सलाम कह देना, और जिस वक्त आपका ख़त आया था, यानी इस वक्त आपका ख़त आया है, और मैं हाथों हाथ इसका जवाब लिख के आपको भेज रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आप ख़त टाइम पर यानी समय पर जल्द से जल्द अपना ख़त का जवाब मुझे वापस देंगे।
दोस्तों, आपको यह ख़त अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस ख़त के समझने में, इस ख़त को पढ़ने में आपको किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ रही हो, किसी तरह की कोई भी त्रुटि रही हो, कोई भी सवाल आपके ज़हन में उठ रहा हो, तो आप बिलाशुबा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो आप दीजिए शहज़ाद खान को इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आपके लिए नया ख़त लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे अलविदा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।